साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा जो भी कोई दूसरा वीडियो चैनल पे अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उस वीडियो को आप देखना ना भूलें। आज हम बात करेंगे साउंड क्या होता है। तो हम जानते हैं कि साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। साउंड एक ऐसी एनर्जी का फॉर्म है जो हमें जिसकी मदद से हम सुन पाते हैं किसी भी चीज़ों को। हम बहुत सारी चीज़ों, टेलीफोन रिंग हम सुनते हैं, किसी से बात करते हैं तो हम सुन पाते हैं, रेडियो की आवाज़ सुन पाते हैं। तो देयर आर द मेनी मोर थिंग्स वी कैन एबल टू हियर। साउंड जो ट्रैवल करता है वो वेव के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेव क्या होता है। वेव क्या होते हैं? तो वेव एक वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस है मीडियम में जो एनर्जी को कैरी करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। वेव जो तो ऑन द बेसिस ऑफ मोशन, मोशन के आधार पे, पार्टिकल्स के मोशन के आधार पे वेव की बात हम करते हैं। वेव दो तरह के होते हैं, एक होता है मैकेनिकल वेव और दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव को मीडियम की जरूरत होती है, जैसे कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। और नॉन मैकेनिकल वेव जो होते हैं वो वैसा वेव होता है, नॉन मैकेनिकल वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। इसे मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे एज एग्जांपल फॉर लाइट की बात करते हैं तो लाइट को कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, यानी कि ये जो है सो नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल वेव एक ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है, जबकि मैकेनिकल वेव की बात हम करते हैं तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड जो है सो ट्रैवल जो करती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव में ट्रैवल करती है। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? देखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव ऑलवेज जो होता है बैक एंड फोर्थ मोशन में होता है। मीडियम को तो कोई भी वेव मीडियम को डिस्टर्बेंस करता है, लेकिन ये बैक एंड फोर्थ मोशन में चलता है। बैक एंड फोर्थ मोशन, डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ मोशन में ट्रैवल। द अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ, यानी आगे और पीछे, सेम डायरेक्शन इन विच द वेव इज। तो इस तरह के वेव को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो सो सॉलिड में, लिक्विड में भी, गैसेस में भी। इसकी जो स्पीड होती है सॉलिड में सबसे अधिक स्पीड होती है, लिक्विड में उससे कम होती है और सबसे कम स्पीड जो है सो गैसेस में होती है। यानी कि आप लोगों ने क्या समझा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है। तो मैंने बताया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है सो बैक एंड फोर्थ मोशन में होता है, यानी मीडियम ऑफ पार्टिकल्स को सपोज करते हैं कि यहाँ जो है सो एयर पार्टिकल्स है और इस एयर पार्टिकल्स को ये वाइब्रेट करेगा। जब भी हम साउंड निकालते हैं तो वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। तो बैक एंड फोर्थ मोशन में जो इसे वाइब्रेट करेगा, इस तरह के वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात हम करते हैं तो इसकी जो स्पीड है, यानी वाइब्रेशन करने की जो स्पीड है, सबसे अधिक सॉलिड में होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है और सबसे कम गैसेस में होती है। मुझे आशा है कि आप लोग समझ पा रहे हैं। आगे हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो लॉन्गिट्यूडनल की वेव का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो वेव, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बैक एंड फोर्थ मोशन में, तो स्प्रिंग वगैरह जो लेते हैं, स्प्रिंग को एक इंच पर हम होल्ड कर लेंगे। स्प्रिंग की बात करते हैं तो स्प्रिंग को अगर हम एक इंच पर अगर होल्ड करते हैं हम ऐसे और पकड़ के अगर खींचते हैं तो यहाँ पर जो होगा बैक एंड फोर्थ मोशन होगा। एक ये आगे और पीछे जो है सो बैक एंड फोर्थ मोशन में जो है सो आगे पीछे जो है सो स्प्रिंग को अगर मान लेते हैं कि यहाँ से पकड़ के और ऐसे खींचते हैं तो आगे पीछे हिलने लगेगा ऐसे ऐसे। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है। तो साउंड वेव इन द ईयर इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव है की बात हम करते हैं। अब बहुत सारे ऐसे भी इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग से चलने, स्ट्रिंग का यूज करते हैं बहुत सारे इक्विपमेंट में, साउंड इक्विपमेंट। जैसे कि हम बात करते हैं सितार होता है, वैलियन होता है, सब में वायर्ड होते हैं, इसको पकड़ के हम खींचते हैं। रबर बैंड की बात करते हैं तो रबर बैंड को भी हम पकड़ के मान लेते हैं कि कोई रबर बैंड है और रबर बैंड को पकड़ के हम खींचते हैं। अगर यहाँ से अगर खींचते हैं इसको पकड़ के तो ये वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेशन होगी। तो वाइब्रेशन जो सो साउंड, तो ये वेव क्रिएट करता है। कौन सा वेव? तो साउंड वेव बनाती है और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव बनाता है। जब भी हम वाइब्रेशन जब होती है तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन दोनों ही होता है। हम बात करते हैं, अगर हम कोई चीज़ अगर हम बोलते हैं तो पहले तो कंप्रेशन होगा,
जैसे कि हम किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम एनर्जी अगर लगा रहे हैं तो कंप्रेस करेगा, इसके पार्टिकल्स दूर दूर जो पार्टिकल्स होंगे वो कंप्रेस होकर के एक ही प्लेस पे आ जाएंगे, कंप्रेस होकर के एक प्लेस पे यानी कि कम कंप्रेस हो जाएंगे। फिर रियर फ्रैक्शन होगा, क्योंकि इधर का कुछ इधर के जो पार्टिकल्स होंगे और इधर के पार्टिकल्स होंगे, कंप्रेस हो गया, फिर कंप्रेस होने का इसको धक्का देगा तो फिर यहाँ पर रियर फ्रैक्शन होगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर रियर फ्रैक्शन होगा। कंप्रेशन में जो होती है वो एयर की जो मीडियम होता है, मीडियम का प्रेशर जो है सो हाई हो जाता है, डेंसिटी बढ़ जाता है। रियर फ्रैक्शन में इसकी डेंसिटी कम जाती है, फिर कंप्रेशन, फिर रियर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रियर फ्रैक्शन, और इस तरीके से साउंड जो है सो ट्रैवल करता है। Compression is the that part of the longitudinal wave in which the particle of the medium are closer to one another। इसमें जो होते हैं पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे से क्लोज आ जाते हैं। नॉर्मल पोजीशन पे जो पार्टिकल्स होगा उससे क्लोज हो जाता है, और नॉर्मल पोजीशन पे जो पार्टिकल्स होंगे उससे ये दूर दूर चले जाते हैं रियर फ्रैक्शन में। तो इस तरीके से जो है सो कंप्रेशन रियर फ्रैक्शन करते हुए जो है सो साउंड वेव जो है सो ट्रैवल करता है किसी भी मीडियम में। कंप्रेशन की जो वॉल्यूम होती है वो वॉल्यूम की बात करते हैं तो कम हो जाता है वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। देखिए कम स्पेस में ज़्यादा पार्टिकल्स आ गया तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम इसका कम है, लेकिन पार्टिकल्स ज़्यादा है तो इसकी डेंसिटी हाई है, प्रेशर हाई हो गया। रियर फ्रैक्शन में क्या होता है कि कम स्पेस, ज़्यादा स्पेस है, मोर स्पेस है, और पार्टिकल्स क्या है, कम से कम है, यानी वॉल्यूम इसका बढ़ गया और पार्टिकल्स की संख्या कम गई, तो रियर फ्रैक्शन है और इसकी डेंसिटी जो सो कम हो जाती है। डेंसिटी कमने के कारण यहाँ पर प्रेशर भी कम होगा। फिर रियर फ्रैक्शन में ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुका कि रियर फ्रैक्शन इज द एज। रियर फ्रैक्शन की बात हम करते हैं तो रियर फ्रैक्शन इज दैट पार्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर फार्दर अपार्ट देन द नॉर्मल। नॉर्मल से वो दूर होते हैं, नॉर्मल जो पार्टिकल्स जो होगा उससे वो काफ़ी दूर दूर चले जाते हैं रियर फ्रैक्शन में। एंड देयर इज द मैंडेटरी इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द मीडियम, और वॉल्यूम तो बढ़ गया ना, स्पेसिस बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। कंप्रेशन इज द रीजन्स ऑफ द हाई प्रेशर। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कंप्रेशन जो है सो हाई प्रेशर वाला रीजन है, ये कंप्रेशन हाई प्रेशर का रीजन है क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है सो ज़्यादा होती है, और रियर फ्रैक्शन जो सो लो प्रेशर का रीजन होता है क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है। देखिए इसे हम कंप्रेशन रियर फ्रैक्शन को हम ग्राफिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये कंप्रेशन हो गया, यहाँ रियर फ्रैक्शन है, फिर कंप्रेशन बन रहा है, फिर रियर फ्रैक्शन है। अब होता क्या है यहाँ पर कि मान लेते हैं इसकी मीन पोजीशन ये था, पार्टिकल्स का मीन पोजीशन ये था, पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस हुआ, डिस्टर्बेंस होने के कारण इसकी जो मीन पोजीशन पे यहाँ के जो पार्टिकल्स थे वो यहाँ चले आए, तो यहाँ चले आए पार्टिकल्स, यहाँ से यहाँ आ गया, तो ग्रेटर डेंसिटी। देखिए द कंप्रेशन द डेंसिटी ऑफ द एयर इज द हाई वेयर द रियर फ्रैक्शन द डेंसिटी ऑफ एयर इज लो। दस व्हेन द लॉन्गिट्यूडनल वेव पासिस थ्रू एयर, जब लॉन्गिट्यूडनल वेव जब एयर से जब पास करता है इस तरीके से, तो कंप्रेशन में डेंसिटी एक बार बढ़ेगा, एक बार घटेगा, एक बार बढ़ेगा और एक बार घटेगा। इस तरह के ग्राफ को हम डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ कहते हैं। डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ हम देख रहे हैं, ये सब कंप्रेशन पर डेंसिटी हाई होता है, रियर फ्रैक्शन पर डेंसिटी लो होता है, और ये डिस्टेंस भी कवर करता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव का। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन करता है। देखिए द वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन एट द राइट एंगल्स, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, द वेव ही मूव, इस तरह के वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव कैन बी प्रोड्यूस ओनली सॉलिड एंड लिक्विड। ट्रांसवर्स से सॉलिड और लिक्विड में प्रोड्यूस होता है, लेकिन गैसेस में ट्रांसवर्स वेव नहीं होते हैं। गैस में जो होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव ही होता है, लिक्विड के टॉप सरफेस पे बनता है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव की। ट्रांसवर्स वेव अप एंड डाउन होता है। वेव द वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द मूविंग वन एंड ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग अप एंड डाउन द रैपिडली whose other ends is the fixed with the transverse wave। हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या, एक दूसरा एग्जाम्पल हम देख पाएंगे। हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख पाएंगे कि स्प्रिंग को यहाँ पर बांध दिया गया है, यहाँ पे एक एंड से बांध और यहाँ से पकड़ के जब खींचेंगे तो ये स्प्रिंग अप एंड डाउन होता है, ऊपर और नीचे हो रहा है, वाइब्रेशन अप एंड डाउन हो रहा है। तो इस तरीके से जो वाइब्रेशन जो अप एंड डाउन होता है इसे हम ट्रांसवर्स वेव कहेंगे, अप एंड डाउन। वाटर की बात करते हैं हम। किसी नदी में अगर आप पत्थर को फेंकेंगे, किसी नदी में अगर एक पत्थर, मान लो कि ये तालाब है और इसमें अगर एक पत्थर को हम फेंकेंगे
सपोज करते हैं कि मैंने एक पत्थर को फेंका यहाँ, तो पत्थर फेंकने के बाद होता क्या है कि एक रिपल्स बन पाते हैं। यहाँ पे एक लाइन ऐसे बन पाएगा, फिर यहाँ से एक लाइन बन पाएगा, फिर यहाँ से एक लाइन बन, तो इस तरीके से जो गोल गोल आप ऑब्जर्व किए होंगे बनते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि गोल गोल जो बनते हैं वो रिपल्स बन पाता है, क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अप एंड डाउन होता है। वो ऊपर की तरफ जो सो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो वेव होते हैं, वो ऊपर और नीचे पत्थर को फेंकने के कारण वो ऊपर बनेंगे, तो एक लाइनिंग बन पाता है ऐसे 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 ऐसे। तो ये एक ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है आपका। ये कौन से वेव है? ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा है ये। देखिए यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव एक और एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग लिए हैं। हम यहाँ पर वाटर को कहीं एग्जाम्पल, पानी में जब लहर जब आती है तो इस तरीके से पानी जो है सो ऊपर फिर डाउन ऐसे ऐसे चल पाता है। तो यहाँ पर जो सो जब ऊपर आता है तो पानी साथ में वाटर के पार्टिकल्स ऊपर तक आते हैं। जो यहाँ पर जो सो हम्प या इल्वेशन बन पाता है, इसे हम्प कहते हैं, इसे हम क्रेस्ट कहते हैं। तो इसकी डेंसिटी हायर होता है। जब वो डाउन जाता है तो यहाँ पर कोई भी वाटर पार्टिकल्स नहीं होता है, जबकि वाटर का मीन जो पोजीशन होता है, ये मीन पोजीशन वाटर का है, जिसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। जैसे ही वेव जब क्रिएट होता है तो ये ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। तो ये जो क्रेस्ट, इसे हम क्रेस्ट कहते हैं। यहाँ पर कंप्रेशन हाई होता है, हाई प्रेशर होता है, और यहाँ पर फिर रियर फ्रैक्शन बन पाता है, फिर कंप्रेशन बन पाता है, फिर रियर फ्रैक्शन बन पाता है। लेकिन ये ऊपर और नीचे बन पाता है। नीचे वाला जो डाउन जो होता है, जो डिप्रेशन हम कहते हैं, जिसे हम हॉलो कहते हैं, ये हॉलो बन रहा है ना, कोई पानी नहीं है, जिसे हम हॉलो कहते हैं। तो इस तरह से क्रेस्ट और ट्रफ जो है सो बन पाते हैं, और ये जो है सो ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। When transverse wave passes through a medium, जब भी ट्रांसवर्स वेव जो सो किसी मीडियम से पास करता है, देन द सम पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर डिस्प्लेस्ड। तो इसके जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं, मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्प्लेस्ड होते हैं एबव द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। ये जो मीन पोजीशन है इसे हम जीरो डिस्टर्बेंस भी कहते हैं। जब वाटर, सपोज करते हैं कि वाटर अगर स्टिल वाटर है, तो स्टिल वाटर में क्या होता है, पानी जो इस लेवल में है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर कोई एनर्जी, अगर एक्सटर्नल एनर्जी जब आता है तो वाटर में वेव क्रिएट करेगा, अप एंड डाउन डिस्टर्बेंस होगा। तो वाटर के पार्टिकल्स जो सो एक बार ऊपर जाएंगे, एक बार नीचे, जिसे हम कहते हैं समुद्र में लहर जब उठती है तो इसी तरीके से ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, इस तरीके से जो सो लहर उठती है। तो जीरो डिस्टर्बेंस से जब ऊपर जाता है या नीचे जाता है तब वेव क्रिएट करता है। तो वेयर एज अदर आर द डिस्प्लेस्ड बिलो द जीरो डिस्टर्बेंस, कुछ ऊपर जीरो डिस्टर्बेंस से एबव जाता है जिसे क्रेस्ट कहते हैं, और जीरो डिस्टर्बेंस से जब नीचे आता है उसे हम ट्रॉफ कहते हैं। इन द अदर वर्ड ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंट वाइड, ट्रांसवर्स वेव को हम रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ से। ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है और डिस्टेंस ग्राफ, इस तरीके से हम जो सो ट्रांसवर्स वेव को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव में क्या क्या होता है, तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे वेवलेंथ की बात करते हैं। वेवलेंथ क्या होता है, जब भी कोई वेव जो है सो कोई पैटर्न को, जो क्योंकि वेव क्या होता है, मीडियम को डिस्टर्ब करता है, तो मीडियम को डिस्टर्ब करने, वो किस तरीके से मीडियम को डिस्टर्ब करता है, उसके जो पैटर्न जो बन पाते हैं, एक सिंगल पैटर्न को हम वन वेवलेंथ कहते हैं। एज एग्जाम्पल फॉर हम यहाँ देखते हैं एक बार कंप्रेशन और एक बार एयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन फिर एयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन फिर एयर फ्रैक्शन। तो कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बना, ये वन वेवलेंथ हो गया। यानी कि इसे हम कह सकते हैं वन वाइब्रेशन है, ये टू वाइब्रेशन है, ये थर्ड वाइब्रेशन है। तो इस वाइब्रेशन को हम वेवलेंथ से डिनोट करते हैं। इस वाइब्रेशन को हम किससे डिनोट करेंगे, वेवलेंथ से डिनोट करेंगे। वेवलेंथ को हम लेमडा कहते हैं। लेमडा की बात हम करते हैं, लेमडा को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये लेमडा हो गया आपका। तो वेवलेंथ को हम लेमडा से डिनोट करते हैं। लेमडा का ऐसा यूनिट जो है मीटर होता है। लेमडा का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। लेमडा को हम मीटर में मेजर करते हैं, यानी ऐसा यूनिट इसे हम मीटर होता है।
वेवलेंथ का। यानी कि हम कह सकते हैं कि वेवलेंथ क्या होता है, तो व्हाट इज वेवलेंथ, द मिनिमम डिस्टेंस इन विच द साउंड वेव रिप्रेजेंट इटसेल्फ इज कॉल्ड द वेवलेंथ। वह मिनिमम डिस्टेंस इन विच द साउंड वेव रिपीट इटसेल्फ, वैसा मिनिमम डिस्टेंस जिसमें कि साउंड वेव जो सो रिपीट करता है खुद को। तो एक बार जो हम देख रहे हैं कंप्रेशन होगा, एक बार डिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर कंप्रेशन, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक वेवलेंथ कहलाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा एक वेवलेंथ कहलाएगा। ये एक वेवलेंथ हो गया, फिर एक कंप्रेशन, एक डिफ्रैक्शन, दो वेवलेंथ हो गया, तीन वेवलेंथ हो गया। आई होप कि ये टॉपिक आपका क्लियर है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव में सेकेंड आपका पॉइंट है एम्पलीट्यूड है। अब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है मीन पोजीशन से। तो मैंने आपको बताया है इसे हम मीन पोजीशन कहते हैं या फिर हम जीरो डिस्टर्बेंस कहते हैं। जब भी मीडियम के पार्टिकल्स जो है सो मीडियम को डिस्टर्ब करता है, तो वो पार्टिकल्स या तो जो सो उस मीडियम से अपर जाएगा या फिर डाउन जाएगा, अपर जाएगा या फिर डाउन जाएगा, एक बार अपर, एक बार कंप्रेशन, एक बार रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन, रिफ्रैक्शन। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है ना ये पार्टिकल्स यहाँ था और यहाँ से पार्टिकल्स यहाँ पहुँच गया, पी से बी तक पहुँच गया। तो मैक्सिमम जो डिस्टेंस जो इसने कवर किया है दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब पोजीशन, जो बिना डिस्टर्ब किए हो जो पोजीशन में जो था वो, यानी ये मीन पोजीशन से कितना वो डिस्प्लेस किया। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, पार्टिकल्स का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मीन पोजीशन से, क्या कहलाएगा वो, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। एम्पलीट्यूड को हम ए से डिनोट करते हैं, एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट करते हैं। एम्पलीट्यूड जो सो रिस्पॉन्सिबल है लाउडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा लाउडनेस उतना ही अधिक होगा। मोर एम्पलीट्यूड मोर लाउडनेस। अगर हम बात करते हैं कोई इससे अधिक अगर इतना एम्पलीट्यूड होगा तो लाउडनेस और बढ़ जाएगा, इससे तो कम एम्पलीट्यूड होगा लाउडनेस कम जाएगा। तो लाउडनेस जो सो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड क्या होता है। तो टाइम पीरियड का मतलब होता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया क्या कि यहाँ पर ये एक वेव बन रहा है, ये एक क्या बन रहा है, ये वेव फॉर्म हो रहा है, इसको हम वन वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो एक सेकेंड में कितना वाइब्रेशन हो रहा है, तो यहाँ से एक कंप्रेशन, एक रिफ्रैक्शन को एक वाइब्रेशन में कहेंगे, या वन ऑसिलेशन के नाम से भी इसे हम जानते हैं। वन वाइब्रेशन भी कह सकते हैं, वन ऑसिलेशन भी कह सकते हैं, वन वेवलेंथ भी कह सकते हैं हम, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और रिपीट कर रहा है खुद से। तो ये जो सो कितनी बन रहे हैं, सपोज करता है कि एक सेकेंड में जितनी वाइब्रेशन होती है, जितनी ऑसिलेशन हो रहा है, उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, सॉरी उसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। टाइम पीरियड की बात करते हैं तो टाइम पीरियड जो सो एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लगेगा, एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगते हैं उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। मान लेते हैं कि एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में हाफ सेकंड लगता है, 0.1 सेकंड लगता है, तो टाइम पीरियड जो है सो 0.1 सेकंड हो गया। एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट सेकंड होता है। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम, प्रत्येक एक यूनिट टाइम में कितनी वाइब्रेशन हो रही है। तो वाइब्रेशन की बात करते हैं, एक क्रेस्ट, एक कंप्रेशन और एक रिफ्रैक्शन बनेगा तो एक वाइब्रेशन कहलाएगा, फिर एक कंप्रेशन, एक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो वाइब्रेशन हो रहा है। अगर एक सेकंड में दो बार वाइब्रेट करता है, दो ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, तो इसे हम, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाती है। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट टाइम हर्ज होता है। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ज होता है। इसे हम HZ से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ज होता है और इसे हम HZ से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी, फिर से मैं बता रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी की बात हम करते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या है, तो प्रत्येक यूनिट टाइम में जितनी बार ऑसिलेशन होता है, जितनी वाइब्रेशन होती है, उसे हम फ्रीक्वेंसी करते हैं। फ्रीक्वेंसी, आई होप कि आप लोगों को फ्रीक्वेंसी के लिए प्रत्येक टाइम में, यानी कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू लैम्डा, क्योंकि वाइब्रेशन को, वेवलेंथ को हम लैम्डा से नोट करेंगे, बाई टाइम। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू लैम्डा बाई टाइम भी हम कह सकते हैं। हम बात करते हैं, देखिए फ्रीक्वेंसी मैंने क्या लिखा है यहाँ पे,
The term of the frequency tells the rate at which the waves are produced their surface. The number of complete waves produced in a 1 second is called the frequency. यानी प्रत्येक 1 सेकंड में कितनी बार जो सो कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. फ्रीक्वेंसी जो होते हैं वो टाइम पीरियड के इन्वर्सली होते हैं. टाइम पीरियड मैंने क्या बताया कि टाइम पीरियड जो होती है एक वाइब्रेशन में जो टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं. एक वाइब्रेशन होने में जो समय लगेगा उसे हम टाइम पीरियड कहेंगे. और फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में जितनी बार कोई ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट कर रहा है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t हम लिख सकते हैं या t इक्वल टू 1/f भी लिख सकते हैं. t इक्वल टू यहाँ पर 1/f भी लिख सकते हैं. आई होप कि ये टॉपिक आपका क्लियर है. यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है कि f यानी फ्रीक्वेंसी ऑन सेकेंड है. 1 ऑसिलेशन 1/f होगा. टाइम पीरियड यानी कि t इक्वल टू 1/f और f इक्वल टू 1/t. इस तरीके से हम जो सो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. फॉर्मूला रखेंगे इसके लिए. वेलोसिटी ऑफ वेव की बात करते हैं. वेलोसिटी ऑफ वेव यानी कि साउंड वेव की बात हम कर रहे हैं. तो साउंड वेव की बात हम करते हैं यानी कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव. जो डिस्टेंस वेव के द्वारा जो ट्रैवल किया जाता है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में जो ट्रैवल करेगा डिस्टेंस, कोई वेव साउंड वेव जो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो उसकी स्पीड कहलाता है. साउंड की स्पीड कहलाता है. साउंड की जो स्पीड होती है वो नॉर्मल टेम्परेचर में एयर में जो 344 मीटर पर सेकेंड है. मीटर पर सेकेंड है. इसकी स्पीड जो है साउंड की जो स्पीड है एयर में जो है ये है. रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ की बात करते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है. और डिस्टेंस को हम जो साउंड वेव की डिस्टेंस की बात करते हैं, साउंड वेव की डिस्टेंस को हम लैम्डा से हम डिनोट करेंगे, टी को टाइम से डिनोट करेंगे. तो v इक्वल टू लैम्डा बाई टी. v इक्वल टू क्या हो गया? लैम्डा बाई टी. हम इसको लिख सकते हैं 1/t इंटू लैम्डा. हम इसे लिख सकते हैं लैम्डा, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 1/t इंटू लैम्डा. यहाँ पर मैंने ब्रैकेट डाला है. 1/t को हम f लिखेंगे, 1/t को क्या लिखेंगे? f लिखेंगे और लैम्डा को लैम्डा लिखेंगे. तो इस प्रकार v इक्वल टू क्या हो गया हमारा? फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा. इस प्रॉपर्टी को ऑलवेज याद रखना होगा. फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी के नाम से भी हम इसे जानते हैं. कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, प्लीज कंसंट्रेट कीजिए. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव व्हिच टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड. हम लिखेंगे यहाँ पर कि गिवन t इक्वल टू 0.05 सेकेंड और हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हम जानते हैं 1/t होता है. तो 1/0.05. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पॉइंट है. इस पॉइंट को अगर हम उड़ाना चाहते हैं, इस पॉइंट को हटाना चाहते हैं यहाँ से, तो यहाँ देखते हैं 2 डिजिट पर डेसिमल है. तो यहाँ पर ऊपर हमें 100 से डिवाइड करना होगा. या फिर आपको हम इस तरीके से भी समझा देते हैं. चलिए लिख के भी समझा देते हैं. हम यहाँ बात कर रहे हैं 1/t की बात करते हैं. 1/0.05 2 अंक पे डेसिमल है. हम यहाँ से उड़ा देंगे. इसको उड़ाने के बाद क्या हो गया हमारा 100/5. हम इसे काटेंगे 20 टाइम्स यानी कि 20 हर्ट्ज. हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 20 हर्ट्ज हो गया. आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर है. आगे हम बात करते हैं. दूसरा एक क्वेश्चन है, कह रहा व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव व्हिच टाइम पीरियड इज 0.5 सेकेंड. मैंने सेम क्वेश्चन है ये, तो मैंने अभी भी बताया आपको. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं. देखिए अगला क्वेश्चन है द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इमिटेड बाय द सोर्स इज. वेवलेंथ बता रहा है इतना मीटर. वेवलेंथ को तो मीटर में
यानी कि 1.7 इंटू 10⁻⁻2 मीटर है। कैलकुलेट करना है फ्रिक्वेंसी, वेलोसिटी हमारा दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, ये वेवलेंथ है, यानी लैम्डा इक्वल टू दिस हम लिखेंगे। फ्रिक्वेंसी निकालना है, वेलोसिटी दिया हुआ है। हम जानते हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू होता है एफ इंटू लेमडा। तो वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी आपका गिवन है, ये है। तो वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी लिखेंगे, एफ की जगह पर एफ डालेंगे, एफ नहीं पता है हमें, और लेमडा की जगह पर लेमडा का वैल्यू हमने डाल दिया। तो फ्रिक्वेंसी इक्वल टू दिस बाई दिस हो गया। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। चलिए 3.4 है और 1.7 है ये, और यहाँ पर 10 का पावर क्या है, -2 है। तो ऊपर जब जाएगा तो ये 100 हो गया, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम कट कर देंगे। और इस प्रकार जब इसे हम काटेंगे इसे हम, तो ये 17 है ना, 17 से इसको काटेंगे, 17 2 जा 34 हुआ, फिर 0 आएगा, फिर 17 2 जा 34। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो आपकी फ्रिक्वेंसी जो है सो ये आ जाएगी, यानी 20200 हर्ट्ज। ये आपका फ्रिक्वेंसी हो गया। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं अगला क्वेश्चन, अ सोर्स इज द प्रोड्यूसिंग 1500 साउंड वेव। एक सोर्स से 1500 साउंड वेव जो क्रिएट होती है, कितने देर में, तो 3 सेकेंड में होता है। ये वाइब्रेशन बता रहा है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन है ये, और कितने देर में निकलता है, 3 सेकेंड में निकलता है। इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड बाई कंप्रेशन एंड द एडजेसेंट रेफ्रैक्शन इज 68 सेंटीमीटर। फ्रिक्वेंसी निकालना है, वेवलेंथ निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि हमें क्या करना होता है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि ऐसा यूनिट में सबको कन्वर्ट करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये 68 जो है सो ऐसा यूनिट में नहीं, मीटर में, सेंटीमीटर में, तो हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे पहले हमें निकालना है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी के लिए वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन बाई टेकिंग टाइम, यही होता है। तो 3 सेकेंड में कितना बार वाइब्रेशन करता है, इतना बार, 1500 बार वाइब्रेशन करता है। यानी फ्रिक्वेंसी हमारा कितना हो गया, 500 हर्ट्ज हो गया, 500 हर्ट्ज हो गया। अब हम बात करते हैं कि वेवलेंथ निकालना है। वेवलेंथ हम लेमडा से डिनोट करते हैं, और जानते हैं कि वेवलेंथ की बात हम करते हैं तो ये बता रहा है कि कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन, एक बार कंप्रेशन और एक बार जो रियर फ्रैक्शन बन रहा है वो 68 सेंटीमीटर का है। कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन कितना है, 68 है। तो और ये जो सो कंप्रेशन एडजेसेंट बोल रहा है ना, ये कंप्रेशन बन रहा है, फिर रियर फ्रैक्शन बन रहा है। इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंप्रेशन एंड द रियर फ्रैक्शन इज 68 सेंटीमीटर, ये 68 बन रहा है, फिर ये 68 बन रहा है। तो हम तो वेवलेंथ की बात करते हैं, तो एक कंप्रेशन और एक रियर फ्रैक्शन होता है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को हमें जो है सो केवल ये 68 है, तो पूरा वेवलेंथ कितना होगा, 2 इंटू 68 होगा, सॉरी 68 इंटू 2 होगा ना, एक सेकेंड, तो 2 इंटू 68 होगा, यानी 8 2 जा 16, कैरी 1 13, यानी 336 सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे, तो पॉइंट डालेंगे, 1.36 6 मीटर हो गया ये। अब हमें निकालना है, तो ये तो हमारा निकल गया, क्या निकल गया, हमारा वेवलेंथ निकल गया। ये वेवलेंथ निकालना था, वेवलेंथ निकल गया 1.36 या सेंटीमीटर में, यहाँ पर अब छोड़ दिए तो कोई दिक्कत ना, आंसर जो होगा मीटर में ही मोस्टली आंसर होता है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी इक्वल टू आप जानते हैं एफ इंटू लेमडा। तो एफ तो हमें पता है कि 500 है, और लेमडा का वैल्यू अभी जो है सो कितना है, 136 आया है। मीटर में बदलने के लिए 100 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कटाइए, तो 5 इंटू 136 आपका ये आंसर आता है। आई होप कि क्लियर है ये पॉइंट। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, अगला टॉपिक है हमारा प्रोडक्शन ऑफ साउंड। की बात हम करते हैं कि साउंड की प्रोडक्शन क्या होता है। तो हम इस टॉपिक को हम नेक्स्ट पार्ट 2 में कवर कर पाएंगे। वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसलिए आज हम यहीं तक रहने देते हैं। पार्ट 2 में अगले टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। अगले टॉपिक को हम लोग पार्ट 2 में क्लियर करेंगे। काफ़ी वीडियो बड़ा हो चुका है।